आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नए टॉपिक के साथ आए हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके पीछे के क्लासेस में हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका ईएमएफ निकालने का तरीका पढ़ा हमने। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो छोटा सा टॉपिक है और हम लोग एक्चुअली में टॉपिक में बहुत कुछ है, लेकिन उसको हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ पाएँ और आगे बढ़ पाए। तो कंडक्टेंस के बारे में सबसे पहले आपको बताने से पहले हम कहेंगे, देखिए यहाँ किसका कंडक्टेंस जानना है हमें। आपने जूनियर क्लासेस में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी हमें ऐसे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में जानना है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया है। जैसे कि अब देखिए, अगर हम लोग NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। बस इतना ही डिफरेंस है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है और इसी से रिलेटेड जो जो फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल आगे बनाना है उन पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, अब देखिए, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लाइन है ना, पूरी कहानी रिप्रेजेंट कर देता है। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे घर में वायर्स होते हैं, कवर तो प्लास्टिक का होता है लेकिन उसके अंदर मेटल के वायर्स होते हैं। और उन मेटल वायर्स में क्या होता है आपको बताता हूं। उन मेटल वायर्स में होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया इनको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्यों मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि मोबाइल की तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का जो रीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पा रहा है। तो जो मेटल वायर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ प्लास्टिक के वायर में आप सोचेंगे कि इधर करंट सटाएं और उस तरफ वाले को करंट लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ प्लास्टिक, ओनली प्लास्टिक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए वो कंडक्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाएगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस हो पाएगा। बात को समझिए, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं इस बात पर कि जो कंडक्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कुछ ऐसा समझिए आप, मान लीजिए कि ये NaCl का सॉल्यूशन है, यहाँ पर Na+ आयन है और Cl- आयन है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मेटल प्लेट्स, और इसको मान लीजिए पॉजिटिव पोल से, इसको मान लीजिए नेगेटिव पोल से जोड़ दिया। तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा? नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन पर, तो ये किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं जिनका मूवमेंट हो सकता है। जब ये NaCl होता है, जब ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि इनके आयंस फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। लेकिन अभी आपको क्या बोला? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जितनी आसानी से ये सोडियम आयन नेगेटिव प्लेट तक पहुंचेगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस हो पाएगा, उतना ही बढ़िया कंडक्टेंस हो पाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि कंडक्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे आप इस प्लेट का साइज देख रहे हैं, मैंने इतना छोटा बनाया है जिसको आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो बड़ा होगा तो कंडक्टेंस उतना ही बढ़िया होगा।
इसका मतलब है कि कंडक्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेटल प्लेट जो भी इलेक्ट्रोड का प्लेट है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पे उसके अकॉर्डिंग अगर वो अच्छा होगा तो कंडक्टेंस भी अच्छा होगा। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, हम यहाँ कह देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक तो एरिया पर डिपेंड करता है कंडक्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये यहाँ से जाएगा उस तरफ, लेकिन रास्ते में ये बाकी वाटर के मॉलिक्यूल से भी टकराएगा तो उससे जाने में दिक्कत आएगी। तो जितना क्लोज रहेगा उतना कंडक्टेंस अच्छा रहेगा, मतलब लेंथ जितना कम रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच का उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप इस बोर्ड के इस पॉइंट पर गोली मारी और आपको बंदूक पकड़ा दी, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इस पूरे बोर्ड के इस पॉइंट पर हिट करें और आपको मैंने कह दिया इस पॉइंट पर हिट करें, तो आप सोच करके देखिए इस पॉइंट पर हिट करना ज्यादा आसान होगा या इस पूरे बोर्ड पर हिट करना ज्यादा आसान होगा। मैं हट जा रहा हूं यहां से, फिर हिट करना सोच के देखो कि अगर इस पर हिट करेंगे तो ज्यादा इजी होगा या पूरे बोर्ड पर। डेफिनेटली, क्योंकि बोर्ड का साइज बड़ा है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो हिट करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए इसी बोर्ड पर आपको हिट करना है, पूरे बोर्ड पर आपको हिट करना है, लेकिन एक बार मैंने आपको कहा कि आप कुछ 500 मीटर की दूरी से मारो, और एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर के मारो, तो डेफिनेटली जब आप बोर्ड के करीब होंगे तो फिर आपको हिट करना ज्यादा आसान मतलब महसूस होगा। कब? जब एरिया बड़ा होगा तब हिट करना आसान होगा, जब दूरी कम होगी तब हिट करना आसान होगा। मतलब कंडक्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों लाइन। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हम ऐसा लिखते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L, जहां A क्या है एरिया और L क्या है लेंथ। A हमारा है एरिया और L क्या है हमारा लेंथ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहा हूं, और एक हमने यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया K, और लोग इसे किस नाम से जानते हैं? काप्पा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? काप्पा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में काप्पा तो कहा ही जाता है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसका नाम क्या है? इस K का क्या नाम है? इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या दूसरा नाम क्या है इसका? कंडक्टिविटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको अभी जो जो चीजें बताई उसमें कंडक्टेंस क्या होता है, पहले आपको बताया कंडक्टेंस क्या होता है, हमें किसके कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी क्यों होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों मूव करता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, अब आयंस जितनी आसानी से मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना अच्छा होगा। तो कंडक्टेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अभी आपको एग्जांपल भी देके बताया हिट करने वाला, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो क्या रिजल्ट मिला? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L। और जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और यहाँ एक कांस्टेंट लगाया, उसका नाम क्या बताया? काप्पा, और एक्चुअली में इसका क्या नाम है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये सारा चीज अगर आप समझ गए हैं तो आप इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखिए कि C इज इक्वल टू kappa into A by L। What is kappa? Kappa is specific conductance। ठीक है, अब थोड़ा पानी पीना पड़ेगा।
हाँ चलिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं सारा फॉर्मूला एक बार लास्ट में लिख के बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पीडीएफ भी मिल चुका है। इसको मैं हटा रहा हूँ। किस पॉइंट पे बात करनी है हमें? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा। तो C इज इक्वल टू कप्पा इंटू A बाय L। इसको हटा दे रहा हूँ। किस रिजल्ट में हम लोग पहुंच गए हैं? कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू A बाय L। ये कौन है? अभी अभी बताया आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर क्या नाम है? कंडक्टिविटी। अब इसको जानना है कि ये क्या होता है। कंडक्टेंस तो क्लियर हो गया, ठीक है। आप ऐसा समझो कि एरिया, कौन सा एरिया याद है ना? प्लेट्स का एरिया हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ले लेते हैं, और लेंथ को ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। कि लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो C की वैल्यू क्या होगी? कापा के बराबर होगी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और दोनों के बीच का लेंथ भी, इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, तो उस केस में जो कंडक्टेंस होगा वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर। तो क्या पर्टिकुलर है? कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। अब आप इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, 3D पिक्चर आप ऐसे समझिए कि एक को हमने पॉजिटिव, एक को हमने नेगेटिव पोल से जोड़ दिया। ये हमारा एक प्लेट, ये हमारा एक प्लेट, ठीक है। और ये वाला जो है ये एक सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक। तो ये एक प्लेट है, वो एक प्लेट है, ओके। अब इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, एरिया कितना ले रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। तो अगर इनका एरिया कितना ले लिया हमने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हमने ले लिया? L। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, आपको ऐसे इमेजिन कीजिए ना, ये प्लेट ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर, और इनका एरिया कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे केस में ये वाला सिचुएशन होल्ड हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तो वॉल्यूम बन जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है 1 ml। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एरिया जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ जब 1 सेंटीमीटर होगा, तो उस समय वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 1 ml। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड भाई? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रही बात आपको कि 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये हमारा हो गया कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डिस्कशन। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ जाएंगे। अभी आपको एक और छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूं, सेल कांस्टेंट के बारे में, कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, ओके। और फिर कुछ फॉर्मूला है वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये वाला समझ में आ गया आपको कि हाँ भाई कैसे हमने बताया कि ये प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, है ना। अब हम चलते हैं इस तरफ कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। ये हटा दे रहे हैं, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस खत्म। क्या है? कुछ सेल कांस्टेंट कुछ खास चीज नहीं है, L बाय A, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। मतलब
जब आप कोई सेल मार्केट से खरीद के लाते हो तो उसके अंदर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दिया रहता है जो कि फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से सेल खरीद के लाएंगे उसके अंदर के इलेक्ट्रोड्स के लेंथ को बदलेंगे, उसके एरिया को बदलेंगे, वो फिक्स्ड रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेल कांस्टेंट। अब इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं एक्स से, कहीं जी स्टार से, जहां जैसे रिप्रेजेंट किया है उससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको मेनली ये समझना है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। एल बाई को हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला होना चाहिए सेल कांस्टेंट का। ये सेल कांस्टेंट क्या है? आपके पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला होना चाहिए। एक दो चीजें और आपको बता देते हैं कि आपको रेजिस्टेंस, जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, आप रेजिस्टेंस जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो सब पढ़ा है ना आपने। तो V इज इक्वल टू I R। तो R क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस 1 बाय, हम यहाँ C लिख सकते हैं, या फिर आप बहुत जगह देखोगे कि G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो R इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 1 बाय G, है ना। इसी तरीके से जैसे आपने अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डिटेल पढ़ा कि कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ लिख भी देता हूँ। चलिए, ऐसे तो नोट्स मिल चुका है सबको। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये किसका अपोजिट है या इसका कौन अपोजिट है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिनोट करते हैं किससे? ठीक है, अभी 1 बाय कप्पा, ये समझ में आ रहा बात आपको? तो ये जो हमने वो लिखा 1 बाय कप्पा, ये है हमारा कौन है? ये रेजिस्टेंस। और ये कौन है हमारा? रेजिस्टिविटी। या फिर इसको भी क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात आपको? इसको क्या कहते हैं? रो, है ना, रो। कंफ्यूजन मत रहना, ये हमारा सिग्मा और ये क्या होता है? रो। तो रो से कौन रिप्रेजेंट होता है? रेजिस्टिविटी। और आर से कौन रिप्रेजेंट होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, आपको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में हम लोग मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाना है। तो हमारा ये हो गया कंडक्टेंस, इसमें K है कप्पा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ है, क्या आपको डिटेल समझाया। उसके बाद ये सेल कांस्टेंट, इसको G स्टार से भी अक्सर नोट किया जाता है या फिर X से। और ये रेजिस्टेंस है 1 बाय कंडक्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है 1 बाय कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अब हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक की तरफ कि इन सब के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। आप पहले इसको पढ़िए। तो आज के लास्ट सेक्शन पर आ गए हम लोग कि यूनिट्स कैसे कैसे होंगे। पहले ये फॉर्मूला जो अभी भी आपको बताया था, कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं या C से, दोनों चलेगा। ये कप्पा, एरिया, लेंथ, सेल कांस्टेंट G स्टार L बाय A, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 बाय G। G कौन है? कंडक्टेंस है। रेजिस्टिविटी 1 बाय कंडक्टिविटी, है ना। तो सबसे पहले जैसे फिजिक्स में नॉर्मली कहते हैं कि ओम्स लॉ जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस को सामने लेकर के आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम कैसे डिनोट करते हैं? साइन भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। उसके रेजिस्टिविटी की बात करें तो एक बार निकालते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? R इज इक्वल टू क्या हमारे पास है? 1 बाय G। G का फॉर्मूला कप्पा इंटू A बाय L, 1 बाय कप्पा इंटू L बाय A। और 1 बाय कप्पा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 1 बाय कप्पा के लिए जो रेजिस्टिविटी है उसको मैं लिख दिया रो इंटू L बाय A, है ना। तो R इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, जिसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है, ये क्या हमारा? रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे कि हम इसकी यूनिट जानना चाहते हैं तो हमें R का, L का, A का सबका यूनिट रखना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा? रो इज इक्वल टू R तो ऊपर ही रहेगा और इनटू में क्या हो जाएगा? A बाय L
आर का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है, और एरिया के लिए हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर, है ना। अब इसका अपोजिट कौन होता है, कप्पा, मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 1/ρ, आप देखिए 1/ओम सेंटीमीटर। अच्छा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए ना कि हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/ओम को पर ओम पर सेंटीमीटर, है ना। कैसे लिख सकते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। पर ओम को आप और क्या लिख सकते हैं, MHO लिख सकते हैं, हाँ, MHO लिख सकते हैं, और पर सेंटीमीटर, इसको और एक दूसरा नाम दिया था सीमेंस पर सेंटीमीटर, तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, S पर सेंटीमीटर, SIE, यहाँ लिख रहा हूँ SIEMEN, सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये किसकी यूनिट हो गई, कंडक्टिविटी की। ठीक वैसे ही आप कंडक्टेंस के लिए भी निकाल लो कि कंडक्टेंस का क्या होगा यूनिट। तो ये कंडक्टेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस 1/कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस, 1/ओम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सीमेंस में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो यहां हम लिख दे रहे हैं पर ओम, पर ओम, है ना। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, सीमेंस लिख सकते हैं, या MHO लिख सकते हैं। लास्ट क्या हमारे पास है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेल कांस्टेंट यूनिट क्या होगी सर, G स्टार के लिए L/A, L मतलब लेंथ माने सेंटीमीटर, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी, पर सेंटीमीटर। तो आपको सबका यूनिट जरूर पता होना चाहिए, है ना, कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी इसका अपोजिट मैंने आपको बना के दिखाया, सबसे ज्यादा ये फेमस होता है, काम में आता है, सीमेंस पर सेंटीमीटर। और कंडक्टेंस के लिए 1/रेजिस्टेंस मतलब पर ओम, या MHO या सीमेंस, ठीक है। और सेल कांस्टेंट के लिए पर सेंटीमीटर। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया है वो है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो काफी छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, लेकिन आप इसको ठीक से पढ़ें, समझें। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे मोलर कंडक्टेंस के टॉपिक की तरफ। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप मोलर कंडक्टेंस पढ़ें तो आपको पहले से कंडक्टेंस का बहुत अच्छा नॉलेज हो। इसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कंडक्टेंस के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा कंडक्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, और थोड़ा मोड़ा हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया। सबका यूनिट भी कैसे बना है वो भी आपको बता दिया। आप यूनिट्स को याद रखें, और जो फॉर्मूला हमने ये लिखा है आप उन फॉर्मूला को भी ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।